एवरीवन, आई एम संजय एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन बायोलॉजिक्स। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम पीएचडी करने की सोचते हैं इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई हमें फेलोशिप कहाँ से मिल सकती है। ऐसी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पीएचडी करने के लिए इंडिया में फेलोशिप प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो अगर आप भी ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं या सर्च कर रहे हैं, ठीक है, या आपको बहुत सारे डाउट्स हैं कि कौन सी फेलोशिप कैसे मिलती है, किसके लिए कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है, किसकी कब डेट आती है, ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी कर रहा हूँ तो मेरे लिए कौन कौन से एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, अगर मैं माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहा हूँ एमएससी में तो मेरे को कौन सा एग्ज़ाम देना है, या मैं बीटेक कर रहा हूँ तो मैं क्या पीएचडी के लिए पीएचडी कर सकता हूँ बीटेक के बाद डायरेक्टली, या बीटेक के बाद मैं कौन सा एग्ज़ाम दे सकता हूँ जिससे मुझे फेलोशिप मिलेगी। तो इस टाइप के सारे डाउट्स आज मैं इस वीडियो में आपके लिए क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। हाफ वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ जानने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। ठीक है, तो आप पूरा देखिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कि अगर आप इंडिया में पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी फेलोशिप मिल सकती है। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको 6 फेलोशिप मिल सकती है। ठीक है, जिसके अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, अलग अलग गाइडलाइंस हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा CSIR UGC नेट, फिर आता है हमारा DBT BET, ठीक है, फिर आता है हमारा गेट बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस में, फिर आता है हमारा ICMR, उसके बाद आता है DST, उसके बाद आता है RGNF। तो ये सारी फेलोशिप्स आपको मिल सकती हैं अगर आप इंडिया में पीएचडी करना चाहते हैं। हम इन सब सारे फेलोशिप्स के बारे में एक एक करके बात करेंगे इस वीडियो में, तो आप ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो देखिए। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले CSIR UGC नेट फेलोशिप एग्ज़ाम से। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको अगर आप CSIR का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं और आप पीएचडी स्टार्ट कर देते हैं तो आपको कितनी फेलोशिप मिलेगी पर मंथ। तो जो पीएचडी होती है एवरेज टाइम उसका डिसाइड किया गया इंडिया में 5 ईयर्स। ठीक है, तो 5 साल तक आपको CSIR UGC आपको फेलोशिप देगी पीएचडी करने के लिए, राइट। तो पहले जो 2 साल होते हैं, 5 में से दो पहले फर्स्ट 2 ईयर्स होते हैं, उसमें आपको मिलती है 31,000 पर मंथ। अभी जो नया फेलोशिप रूल आया है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगी 31,000 पर मंथ प्लस HRA। ठीक है, जो कि आपको बाहर, अगर आप यूनिवर्सिटी के कैंपस में नहीं रहते, हॉस्टल में नहीं रहते और बाहर रहते हैं अपना रूम लेके या अपना फ्लैट लेके, तो आपको उसके लिए अलग से HRA मिलता है। ठीक है, तो वो होता है हमारी फेलोशिप का जो कि 31,000 पर मंथ, उसका 24% होता है। ठीक है, तो टोटल मिला के अगर देखा जाए तो वो आपका हो जाता है 38,440 रुपीज़। ठीक है, जो कि आपको पहले 2 साल तक मिलेगी हर महीने। उसके बाद 2 साल के बाद जब आप 3rd ईयर में आएंगे तो 3rd ईयर से लेकर 5th ईयर तक 3 साल, लास्ट के 3 साल आपको मिलेगी फेलोशिप 35,000 पर मंथ प्लस 24% HRA। तो आपका टोटल हो जाएगा 43,440 रुपीज़, राइट। तो जो पहले 2 साल होते हैं वो आपका JRF में काउंट होता है, जो कि होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जैसे ही आप 2 साल कंप्लीट करते हैं, आप अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं CSIR में कि ठीक है मैंने इतना काम कर लिया है, तो आपको प्रमोट कर दिया जाता है SRF में, जो कि होता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप। बस इसका छोटा सा मतलब ये है कि आप जूनियर से सीनियर हो गए, बस और कुछ नहीं। इस वीडियो में हम ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आपकी जो लास्ट 3 ईयर्स में फेलोशिप मिलती है वो होती है आपकी 43,440 रुपीज़। अगर आप यूनिवर्सिटी कैंपस में नहीं रह रहे, अगर आप यूनिवर्सिटी के कैंपस के हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको मिलेगी फेलोशिप 35,000 पर मंथ लास्ट के 3 ईयर्स में। ठीक है, तो ये तो हो गई पर मंथ फेलोशिप की बात। अलग से आपको 20,000 हर साल मिलेगा, मतलब पर एनम मिलता है 20,000, जिसमें आप लैब से रिलेटेड अपने लिए कुछ चीज़ें मंगा सकते हो या स्टेशनरी रिलेटेड चीज़ें मंगा सकते हो, जैसे कि नोटबुक हो गई, पेंसिल हो गया, स्टेशनरी थिंग जो भी आपके रिक्वायरमेंट में आती है। तो ये हो गया आपका फेलोशिप और कंटेंजेंसी कि आपको क्या मिलेगा अगर आप पीएचडी करते हैं CSIR क्वालिफाई करके। ठीक है, दूसरी चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट आती है कि चलो ठीक है हमने देख लिया कि भाई ये फेलोशिप CSIR हम क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप एलिजिबल हैं कि नहीं CSIR का एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, तो वो आप सबसे पहले ज़रूर चेक कीजिए, कोई भी अगर आप एग्ज़ाम का फॉर्म भरने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सारे फॉर्म बहुत महंगे होते हैं, 1,500 से लेकर 1,500 तक। तो उससे पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर देखा कीजिए। तो जो CSIR की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपको MSc होना बहुत ज़रूरी है, MSc या इक्विवेलेंट टू MSc। ठीक है, मतलब 5 साल, मतलब BSc प्लस MSc। ठीक है, या MSc के इक्विवेलेंट जो भी, जैसे MTech हो गया। ठीक है, तो आपको MSc होना ज़रूरी है, तभी आपको ये फेलोशिप मिलेगी पीएचडी करने के लिए। ठीक, या अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो भी आप CSIR का एग्ज़ाम दे सकते हो, क्योंकि CSIR का एग्ज़ाम वो लोग दे सकते हैं या तो जिनके पास ग्रेजुएशन को जो डिग्री होती है वो 4 ईयर की होनी चाहिए मिनिमम,
नहीं, अगर वैसे हम लोग बीएससी करते हैं 3 साल की होती है, तो आपको एमएससी करना ज़रूरी है या एमटेक करना ज़रूरी है, तभी आपको सीएसआर की फेलोशिप मिलेगी, तभी आप उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद या आप बीटेक करने के बाद सीएसआर का एग्ज़ाम दे सकते हैं, एमएससी करने के बाद दे सकते हैं, एमटेक करने के बाद दे सकते हैं, आप बी फार्मा करने के बाद भी सीएसआर का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और आप एमबीबीएस करने के बाद भी सीएसआर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि चलो ठीक है, ये है गए हम कि अगर हम इस बैकग्राउंड से हैं तो हम ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब अगर आपने बीटेक किया है या आपने कोई मास्टर डिग्री ली है, तो आपको उसमें कम से कम, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 55% मिनिमम मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन अगर आप बीटेक करके सीएसआर का एग्ज़ाम दे रहे हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी एमटेक करके दे रहे हैं, तो आपको मिनिमम 55% मार्क्स अटेन करने होंगे आपके डिग्री में। और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाने होंगे। तो ये तो हो गया हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, अब जो सीएसआईआर में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है वो होती है जेआरएफ और एलएस के बीच में कन्फ्यूज़न। ज़्यादातर जब बच्चे फॉर्म फिल करने जाते हैं सीएसआईआर का, तो वो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि उसमें 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला होगा जेआरएफ का, दूसरा होगा एलएस का, और तीसरा होगा आपका जेआरएफ एलएस। तो इसको आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो आज आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जेआरएफ से। तो जेआरएफ क्या होता है कि इसका फुल फॉर्म अगर आप देखें तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इंडिया में पीएचडी करना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तो क्या होगा कि आपको 5 साल तक आपको फेलोशिप की ज़रूरत तो पड़ेगी। आप घर से पैसे लेके जा नहीं सकते पीएचडी करने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या होता है कि सीएसआईआर जब क्वालिफाई करोगे तो उसमें एक कैटेगरी होती है जेआरएफ। तो जेआरएफ अगर आपको क्वालिफाई होता है तो आपको मिलेगा फेलोशिप 5 साल के लिए पीएचडी करने के लिए। ठीक है, दूसरा जो कैटेगरी होता है इसका वो होता है एलएस, जो कि होता है लेक्चरशिप। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि या तो आप ऑलरेडी पीएचडी कर चुके हैं लेकिन आप एलिजिबल नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए एज ए लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा एलएस का, लेक्चरशिप का, जो कि सिर्फ इंडिया में सीएसआईआर के थ्रू ही मिलता है। तो आपको ये एलएस वाला एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा सीएसआईआर का, राइट। अब तीसरा जो कैटेगरी आता है जेआरएफ एलएस, वो इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको हमेशा जेआरएफ एलएस ही भरना चाहिए। अगर आप अपना एमएससी कर रहे हैं, एमएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकंड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में है, ठीक है, और आपका प्लान है आगे जाके पीएचडी के बाद, पोस्ट डॉक करने के बाद वापस असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का या लेक्चरर बनने का, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक बार में ही दोनों सर्टिफिकेट्स अटेन कर सकते हैं। तो यही है जेआरएफ एलएस। तो इसमें क्या होगा कि जब आप जेआरएफ एलएस सेलेक्ट करेंगे अपने फॉर्म में, तो क्या होगा कि आप जब पीएचडी करेंगे, ठीक है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद, तो आपको फेलोशिप भी मिलेगी, और पीएचडी करने के बाद मान लो आप पोस्ट डॉक करने चले गए और वहाँ से वापस आके इंडिया में आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ट्राई करना शुरू किया, लेक्चरर के लिए ट्राई करना शुरू किया, तब भी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि आपने एग्ज़ाम जो क्वालिफाई किया था उसमें दोनों ऑप्शंस आपने सेलेक्ट किए थे, जेआरएफ एलएस। ठीक है, अब जेआरएफ और एलएस डिसाइड कैसे होता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझना। तो जब हम एग्ज़ाम देते हैं सीएसआईआर का, तो उसमें 2 कट ऑफ आते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, एक होता है हायर कट ऑफ, एक होता है लोअर कट ऑफ। तो जैसे कि एग्ज़ाम जो होता है सीएसआईआर का वो होता है 200 मार्क्स का, आप सबको पता है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि एक हायर कट ऑफ होता है और एक लोअर कट ऑफ होता है। तो मान लीजिए कि 200 में से हायर कट ऑफ जो है वो है 160, ओके, और जो लोअर कट ऑफ है वो है 120, राइट। तो अगर आप 160 से ऊपर मार्क्स ले आते हैं, ठीक है, मिनिमम जो क्राइटेरिया जेआरएफ क्वालिफाई करने का, तो क्या होगा, आपको जेआरएफ भी मिलेगा और आपको एलएस भी मिलेगा। लेकिन मान लो कि आपका किसी वजह से एग्ज़ाम सही नहीं गया, ठीक है, और आपके मार्क्स 160 को क्रॉस नहीं कर पाए लेकिन 120 को क्रॉस कर पाए, जो कि कट ऑफ था एलएस का, तो क्या है कि आपका मार्क्स किसके बीच में, 120 और 160 के बीच में, तो क्या होगा, आपको जेआरएफ तो नहीं मिल पाएगा लेकिन आपको एलएस का सर्टिफिकेट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आप एलएस के लिए, लेक्चररशिप के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये था जेआरएफ और एलएस के बीच में डिफरेंस। ठीक है, और अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पाया उस टाइम में लेकिन आपको एलएस का सर्टिफिकेट मिल गया, तो आप दोबारा जेआरएफ के लिए ट्राई कीजिए। ठीक है, तो ये होता है प्रोसेस। तो जो एलएस का जो सर्टिफिकेट होता है ना, वो आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है, आप लाइफ में उसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि उसके बाद हम देखते हैं कि हाँ,
तो क्या होगा कि जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, अब बहुत सारे बच्चों को इसमें भी कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या एलएस के लिए क्या अलग क्वेश्चन पेपर आता है, जेआरएफ के लिए क्या अलग क्वेश्चन पेपर आता है। नहीं, दोनों के लिए क्वेश्चन पेपर सेम होता है, एक ही दिन एग्ज़ाम होता है, ठीक है। अब बस वही मैंने जैसे आपको बताया, डिपेंड करता है आपके एग्ज़ाम कैसा गया। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, आपने 160 को हायर कट ऑफ को क्रॉस कर लिया, तो आपका जेआरएफ भी क्वालिफाई हो जाएगा, एलएस भी क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप हायर कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पाए, लोअर कट ऑफ आपने क्रॉस कर दिया, तो आपको एलएस मिलेगा, जेआरएफ नहीं मिलेगा। फिर आप दोबारा ट्राई कीजिए। तो ये था जेआरएफ और एलएस के बीच में डिफरेंस। अब इसमें एक स्पेशल कैटेगरी भी होती है, ठीक है, जो कि मिलती है सिर्फ टॉप 10 रैंकर्स को, और वो होती है एसपीएम फेलोशिप। सीएसआर का एक स्पेशल फेलोशिप है जो होती है एसपीएम फेलोशिप, उसका फुल फॉर्म है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो एक लाइन में अगर मैं आपको बता दूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे सीएसआईआर के, ठीक है, इसलिए उनके नाम पे फेलोशिप दी जाती है। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट टॉप 10 रैंकर्स जो होते हैं उनको ये फेलोशिप मिलती है। अब इस फेलोशिप डिफरेंट कैसे है नॉर्मल फेलोशिप से, इसमें जो फेलोशिप का अमाउंट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कंपैरिजन टू नॉर्मल सीएसआईआर फेलोशिप। तो इसमें क्या होता है कि आपको फर्स्ट 2 ईयर्स में 36,000 पर मंथ मिलते हैं, प्लस HRA 24% ऑफ 36,000, तो जो कि आपको 31,000 मिलता था नॉर्मल फेलोशिप में सीएसआर के। और लास्ट के 3 साल में आपको 42,000 प्लस HRA मिलेगा, राइट। तो ये है आपका बेसिक डिफरेंस एसपीएम और नॉर्मल सीएसआर की फेलोशिप में। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो जो आपको 1 साल में जो पैसे मिलते हैं आपको अपने ऊपर खर्च करने के लिए, मतलब अपने ऊपर नहीं, आपकी स्टेशनरी, आपके लैब रिलेटेड चीज़ों के बारे में खर्च करने के लिए, तो उसको आपको मिलता है 70,000 रुपीज़। तो ये बहुत बिग अमाउंट है, इसीलिए आप दिमाग में एसपीएम रखिए। एसपीएम नहीं भी क्वालिफाई कर पाओगे तो आपका एक अच्छा रैंक आ जाएगा सीएसआर में, जो कि सीवी को बहुत अच्छा बनाता है, ठीक है। तो ट्राई कीजिए कि 1 से 10 के बीच में आप ले आओ रैंक, ठीक है, तो आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप मिल जाएगा। लेकिन भाई यहाँ पे एक शर्त और होती है, और वो क्या होती है कि अगर आपने एसपीएम क्वालिफाई कर लिया, अगर आपका 1 से लेकर 10 रैंक के बीच में कोई भी रैंक आता है, तो क्या होगा, आपको एक इंटरव्यू और देना होगा, ठीक है, और उस इंटरव्यू को क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। उसमें एक कमेटी बैठती है सीएसआर की, और फिर आपका इंटरव्यू लिया जाता है, और फिर वो डिसाइड करती है क्या आप एसपीएम के लिए एलिजिबल हो या नहीं। मतलब यहाँ पे 2 बैरियर्स हैं, मतलब समझ रहे हो, एक तो एग्ज़ाम का सीएसआर का जिसमें आपको टॉप 10 रैंकर्स में आना है, और दूसरा एक इंटरव्यू। दोनों क्वालिफाई करते हो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, इतना अमाउंट आपको मिलेगा पीएचडी करने के लिए। ये हो गया आपका सीएसआर के बारे में, ठीक है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं कि जैसे आपने सीएसआर क्वालिफाई, ये मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपको, ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि अब इसमें भी बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि क्या हमें सीएसआर का क्वालिफाई करने का एग्ज़ाम, सीएसआर का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद क्या अब हमें अलग अलग यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। 1-2 इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो खुद का एग्ज़ाम लेते हैं, लेकिन वो सीएसआर के थ्रू भी आपको ले लेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपको मान लिया कि आपने सीएसआर क्वालिफाई कर लिया, आपके पास सीएसआर का अवार्ड लेटर मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया, अब आपको क्या करना होगा, अब आपको देखना होगा कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इंटरव्यू कंडक्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर इंटरव्यू कंडक्ट जो होते हैं वो जनवरी से अप्रैल मई के बीच में ही होते हैं ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स के, और फॉर्म दिसंबर जनवरी में निकलने लगते हैं। नॉर्मल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ मैं, कोविड-19 की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये बिल्कुल ही एबनॉर्मल सिचुएशन है। अभी कुछ पता नहीं चल रहा कि कौन सा फॉर्म डिले हो रहा है, कौन सा फॉर्म निकल रहा है, तो मैं नॉर्मल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको फिर क्या करना होगा, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के बारे में रिसर्च करना होगा कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स, जैसे आईसर पुणे, आईसर मोहाली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, बहुत सारे हैं, आईआईएससी, जेएनयू, एनआईआई, आईजीआईबी, ये सब लोग कब कब इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। फिर क्या होगा, आपको अलग से इन इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई करना होगा, इनकी साइट पर जाके, ठीक है। तो ये एक, और फिर क्या होगा, एक डेट आपको दी जाएगी कि इस डेट को हम इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। आपको जाके इंटरव्यू देना होगा, और आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ पे पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। तो आपको पीएचडी में अगर एडमिशन लेना है तो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूँ, एक तो आपको कोई फेलोशिप के लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, कोई भी सीएसआर, डीबीटी, गेट, आईसीएमआर, किसी में से भी एक। उसके बाद क्वालिफाई करने के बाद आपको इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में इंटरव्यू के लिए प्रेजेंट होना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सीएसआईआर की बात। अब इसमें अब बहुत लोग पूछते हैं कि भाई कौन सी एज तक हम सीएसआर का एग्ज़ाम दे सकते हैं, राइट। तो जो मैक्सिमम एज डिसाइड की है वो है 28 ईयर्स। आप 28 साल के अगर नहीं हुए, आप 23-24 साल के, तो आपके पास 4-5 साल का अभी टाइम है जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो 28 साल है मैक्सिमम ईयर्स। उसके बाद रिलैक्सेशन दी हुई है कई सारी कैटेगरीज़ को,
ठीक है। तो जो SC ST से बिलोंग करते हैं और फिजिकली डिसेबल्ड से बिलोंग करते हैं और फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन पीरियड दिया गया है। तो वो 33 ईयर्स ऑफ एज तक JRF का, CSIR के JRF का एग्ज़ाम दे सकती है। JRF बोल रहा हूँ मैं, LS नहीं बोल रहा। उसके बाद जो OBC कैटेगरी होती है उसको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, मतलब 28 + 3 31, 31 ईयर्स तक वो एग्ज़ाम दे सकते हैं OBC वाले। अब आते हैं LS का एग्ज़ाम देने के लिए। अगर आप LS के लिए फॉर्म भर रहे हैं सिर्फ लेक्चरशिप के लिए, तो उसकी कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप 80 साल की उम्र में दीजिए, 90 साल की उम्र में दीजिए, सर्टिफिकेट लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। मैंने जैसे पहले बताया था, लाइफ टाइम एग्ज़ाम है LS का, CSIR का, ठीक है। तो वो आपको हमेशा वेलकम करेगा। अब आते हैं फ़ी पे कि इसका फ़ीस कितना होता है, ठीक है। तो जो जनरल कैटेगरी है उसकी 1000 रुपये फ़ीस है, OBC के लिए 500 रुपये फ़ीस है, SC ST के लिए 250 रुपये फ़ीस है, 250, और जो फिजिकली डिसेबल्ड है उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई फ़ीस की बात। भाई इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं होता, तो आपको इतनी फ़ीस देनी पड़ेगी कम से कम। उसके बाद आते हैं जो इसका नॉर्मल एग्ज़ाम शेड्यूल होता है, वो साल में 2 बार होता है। एक होता है हमारा जून में और एक होता है हमारा दिसंबर में। अभी तो सारी खिचड़ी पकी हुई है, कभी पता ही नहीं चल रहा कब एग्ज़ाम होना है कब नहीं। तो अब क्या देखोगे कि अभी जो रिसेंट नोटिफिकेशन आया है उसमें ये बताया गया है कि जो एग्ज़ाम आपका जो आपने जून में देने वाले थे CSIR का, अब वो शिफ्ट कर दिया गया है सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में। तो अब देखो, अगर आप CSIR की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बिल्कुल गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इससे अच्छा मौका आपको लाइफ में कभी नहीं मिलेगा CSIR या कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का। तो लग जाओ, बिल्कुल हार्डवर्क करो, सिंसियरली हार्डवर्क करो, और इस बार आप क्वालिफाई कर लो, क्योंकि आपको बहुत टाइम मिल रहा है, ठीक है। तो होप करो कि नवंबर में एग्ज़ाम हो जाए, और तब भी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। तो रिसेंट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग CSIR में बोला है कि हम सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एग्ज़ाम शेड्यूल। अब एग्ज़ाम पैटर्न की जल्दी से बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, एग्ज़ाम जो पैटर्न होता है CSIR का, उसमें क्या होता है, 3 सेक्शन होते हैं, 3 पार्ट होता है, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। तो पार्ट A जो होता है उसमें आते हैं आपके 20 क्वेश्चन, जो कि जनरल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं बेसिकली। उसमें आपकी 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में से आपको करने होते हैं 15, मतलब 15 क्वेश्चन करने होते हैं, और हर एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, तो 30 नंबर का हो गया। पार्ट B में आपको मिलते हैं 50 क्वेश्चन, 50 में से आपको करना होता है 35 क्वेश्चन, मतलब 50 में से 35 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं पार्ट B में, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, तो ये हो गया 70 मार्क्स का, और पार्ट A हो गया 30 मार्क्स का, तो हो गया टोटल 100 मार्क्स। अब बचता है आपका पार्ट C, जो कि बहुत क्रिटिकल और थोड़ा सा बोल सकते हो थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि उसमें आपके कंसेप्ट चेक होते हैं, आपकी एनालाइजिंग पावर चेक होती है। तो लेकिन उसका एक एडवांटेज ये कि उसमें इतने ऑप्शंस मिलते हैं कि बस मज़ा आ जाता है। उसमें मिलते हैं आपको 75 क्वेश्चंस, और आपको सिर्फ 25 क्वेश्चंस करने होते हैं, और 50 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो बेझिझक, ठीक है। तो एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का, तो टोटल 25 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हो गए, 100 मार्क्स के। तो 100 और 100 200 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम होता है CSIR का, और 3 घंटे का होता है। तो ये हो गया एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है। तो मैंने सिलेबस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मॉडल क्वेश्चन पेपर्स के लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, और इन्फॉर्मेशन ब्रोचर का भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो ये थी CSIR से रिलेटेड सारी जानकारी। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ छोड़ दिया या आपको कुछ डाउट है, तो आप हमेशा नीचे जाके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे एग्ज़ाम की तरफ, जो कि है DBT BET एग्ज़ाम, ठीक है। और ये एग्ज़ाम, सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताता हूँ CSIR और बाकी एग्ज़ाम में। CSIR क्या करता है, आपको JRF भी देता है और आपको LS का भी सर्टिफिकेट देता है। लेकिन अब जो भी डिस्कस करने वाला है एग्ज़ाम्स के बारे में, वो आपको सिर्फ फेलोशिप देगा, आपको लेक्चरशिप का सर्टिफिकेट नहीं देगा। तो उसमें से पहला है आपका DBT BET, ठीक है। तो DBT BET का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो कि क्वालिफिकेशन है, वो ये है। पहले क्या होता था कि 2 साल पहले की बात करें, जब मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था CSIR और गेट का, तो मैं DBT का एग्ज़ाम नहीं दे सकता था, क्योंकि उस टाइम पे जो DBT का एग्ज़ाम वही दे सकते हैं जिनकी MSc बायोटेक्नोलॉजी में है स्पेसिफिकली। लेकिन अब बहुत छूट दे दी है DBT वालों ने। उन्होंने बोला है कि आपने चाहे MSc जूलॉजी से की हो, लाइफ साइंस से की हो, बायो साइंस से की हो, बॉटनी से की हो, माइक्रोबायोलॉजी से हो, बायोकेमिस्ट्री से की हो, या बायोफिजिक्स से की हो, ठीक है, आप DBT का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, ठीक है। और अगर आपने MSc या MTech बायोइन्फॉर्मेटिक्स या कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में किया है, लेकिन वो जो आपका कोर्स है वो DBT स्पॉन्सर्ड होना चाहिए। तो आप चेक कीजिए कि आपका जो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी अगर आप कर रहे हैं MSc से या बायोइन्फॉर्मेटिक्स कर रहे हैं, तो आपका जो कोर्स है वो DBT स्पॉन्सर्ड है या नहीं। तो अगर है तो आप ये DBT का एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने MSc किया है, MTech किया है इन फील्ड में, या BSMS इंटीग्रेटेड वाला किया है, या BTech किया है, तो आप ये DBT का एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। अब अगर आप फाइनल ईयर ऑफ अपने मास्टर्स में हो,
या फाइनल ईयर ऑफ अपने बीटेक में हो तो आप डीबीटी का एग्ज़ाम दे सकते हो। अब आते हैं मिनिमम मार्क्स, ठीक है, जो कि आपको अपने ग्रेजुएशन जैसे बीटेक या पोस्ट ग्रेजुएशन की जो लास्ट डिग्री है एमएससी एमटेक उसमें कितने मिनिमम मार्क्स लाने होंगे, तब आप जाके एग्ज़ाम दे सकते हो। एग्ज़ाम देने के लिए आपको एलिजिबिलिटी चाहिए, तो ये जनरल के लिए, ओबीसी वालों के लिए और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 60% होनी चाहिए आपके मास्टर्स डिग्री में या बीटेक में, और एससी एसटी वालों के लिए 55% होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। अब मैंने सिलेबस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है डीबीटी का। और अब डीबीटी का जो एज लिमिट होता है ना, जो मैक्सिमम एज लिमिट होता है वो होता है 28 ईयर्स, ठीक है, नॉर्मली। और जो एज रिलैक्सेशन है वो सीएसआर के जैसा ही है, एससी एसटी डिसेबल्ड, फिजिकली डिसेबल्ड और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये 5 ईयर्स रिलैक्सेशन देती है। तो आप 33 ईयर्स तक दे सकते हैं अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप एग्ज़ाम ये 31 ईयर तक दे सकते हैं, मतलब कि आपको 3 साल का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। अब आते हैं हम इसकी फ़ीस कितनी है। तो इसकी फ़ीस जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 1000 है, और एससी एसटी और डिफरेंशियली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए इसकी फ़ीस है 250 रुपीज़, ठीक है। अब इसका जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था डीबीटी का वो हुआ था लास्ट ईयर अप्रैल के 2nd वीक में, जो कि 2019 में, और अभी इसका एग्ज़ाम होने वाला था डीबीटी का, जो कि पोस्टपोन हो रहा है। अभी तक कुछ नहीं पता कब एग्ज़ाम हो जाए, तो इसलिए आप अपना तैयारी कंटिन्यूस करते रहो, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये सिर्फ फेलोशिप देती है, ये एलएस नहीं देती, और सीएसआर के कंपैरिजन में थोड़ा इजी होता है एग्ज़ाम। और इसका सिलेबस का लिंक मैंने आपको दे दिया है, और ये साल में एक बार होता है, और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब आपको ऑनलाइन कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब जल्दी से इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए जो होता है ना, वो उसमें आपका जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, जनरल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल और जनरल बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको आते हैं 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आते हैं, राइट। और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो आपका हो गया टोटल 150 मार्क्स। और जो सेक्शन बी होता है उसमें आपको स्पेसिफिकली बायोटेक्नोलॉजी के बारे में ही पूछा जाएगा, बस। तो कितने क्वेश्चन आएंगे उसमें? आएंगे आपके 150 क्वेश्चन सेक्शन बी में, आपको करने होंगे 50 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का, तो आपके हो गए 150 मार्क्स। सेक्शन ए में 150 मार्क्स, सेक्शन बी में 150 मार्क्स, टोटल मार्क्स होगा आपके 300, ठीक है। तो 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है आपका, और 3 घंटे आपको मिलते हैं। तो ये था एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। तो ये था डीबीटी के बारे में। अब हम चलते हैं गेट के बारे में। गेट का एग्ज़ाम जो कि हर साल एक बार होता है, और इसका एग्ज़ाम अब 2021 फरवरी में होने वाला है। अगर आपको डीबीटी के बारे में और कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं गेट 2021 के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि जो इसकी टेंटेटिव डेट्स हैं गेट 2021 की, वो भी आ चुकी हैं, तो आप इसके लिए बहुत अवेयर रहिए। तो मैं आपको जल्दी से बताता हूँ उसकी टेंटेटिव डेट्स क्या हैं। तो इसका जो फॉर्म स्टार्ट होगा आना, वो होगा 3 सितंबर से शुरू हो जाएगा। 3 सितंबर 2020 से इसके फॉर्म्स आ जाएंगे, और इसका जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा वो होगा 24 सितंबर 2020, और इसमें आपका करेक्शन हो सकता है 15 अक्टूबर तक, और रिलीज़ जब एडमिट कार्ड आपका रिलीज़ होगा अगले साल 3 जनवरी 2021 में। और इसका जो एग्ज़ाम होगा उसका भी डेट आ गया, वो है 7, 8, 13, 14 वैलेंटाइन डे वाले दिन भी इसका एग्ज़ाम है, 14 फरवरी को 2021 में, ठीक है। तो वो दिन थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, कोई बात नहीं, एग्ज़ाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। और जो इसकी आंसर की आएगी वो आएगी, इसकी आंसर की आएगी फरवरी 2021 में। तो फरवरी में एग्ज़ाम कराओ, फरवरी में आंसर की। भाई गेट का ये हिसाब मुझे बहुत सही लगता है, फटाफट काम करते हैं, ठीक है। तो फरवरी में आपका आंसर की आ जाएगी, उसके बाद आपको जो रिजल्ट आएगा वो भी मार्च में आ जाएगा। तो भाई चट मंगनी पट गया, तुरंत एग्ज़ाम देती है, तुरंत गेट का आंसर की निकालते हो, तुरंत रिजल्ट भी दे देती है। तो ये बहुत सही एग्ज़ाम लगता है मुझे गेट का, ठीक है। अब हम फटाफट इसकी बात कर लेते हैं कि इसका जो एज लिमिट है वो कोई एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में इसका एग्ज़ाम दे सकते हो। और अब इसका जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा स्पेशल इसलिए है कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप या तो आईआईटी में एलिजिबल हो जाते हो या आईएससी में। लेकिन एक ड्रॉबैक ये है कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद सिर्फ इन दोनों जगह ही अप्लाई कर सकते हो,
या IISc में, IIT में और किसी यूनिवर्सिटी किसी इंस्टीट्यूट में नहीं एलिजिबल होते। ठीक है, तो इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है ना, वो या तो IISc करवाती है या IITs करवाती है, जिसमें से भी 7 IITs कराती हैं बस, जो कि बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास और रुड़की। इस बार जो 2021 में कंडक्ट करा रही है गेट का एग्ज़ाम वो है IIT बॉम्बे। ठीक है, तो ये हो गया इसका जनरल नॉलेज अबाउट द 2021 गेट एग्ज़ाम। अब हम बात कर लेते हैं कि जो एग्ज़ाम होता है गेट का वो फिक्स है, हर साल फरवरी में हो जाता है। ठीक है, तो ये भी अगर सब कुछ सही रहा, ये जो कोविड चल रहा है ये भगवान की दुआ से उस टाइम तक ठीक हो गया और थोड़ा नॉर्मल सिचुएशन हो गई तो एग्ज़ाम पक्का फरवरी में हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे ही कुछ चलता रहा पोस्टपोन तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहो। ठीक है, अब हम चलते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ से। तो मैं आज आपको बताऊँगा गेट बायोटेक्नोलॉजी और गेट लाइफ साइंस के बारे में। दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा थोड़ा अलग है। ठीक है, तो गेट बायोटेक्नोलॉजी अगर आप देना चाह रहे हैं एग्ज़ाम, ठीक है, तो आपको मिलेंगे जो आपका पहला सेक्शन होगा जनरल एप्टीट्यूड का, उसमें आपकी जो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 होगा ना, वो आपका होगा 1 मार्क्स का। 1 to 5 क्वेश्चन नंबर 1 मार्क का होगा और ईच कैरी 1 मार्क, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 5 नंबर का हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक अगले 5 क्वेश्चन 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो हो गया 10 नंबर। ठीक है, तो मतलब 5 क्वेश्चन 1 नंबर के और अगले 5 क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक 2 नंबर के, तो ये हो गया जनरल एप्टीट्यूड। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन होगा आपका बायोटेक्नोलॉजी का, जो कि 85 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो मेजर एरिया वहाँ से आता है। तो उसमें क्या होगा, जो क्वेश्चन नंबर उसमें आपको आएंगे टोटल 55 क्वेश्चंस आएंगे बायोटेक्नोलॉजी सेकंड वाले पार्ट में। तो जो पहले 25 क्वेश्चंस होंगे ना, वो होंगे 25 नंबर के, मतलब 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 1 क्वेश्चन 1 मार्क, 25 क्वेश्चन 25 मार्क। और जो नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस होंगे उसमें हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, तो ये हो गया 85 मार्क्स। तो टोटल जो बायोटेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम होगा आपका, गेट बायोटेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम होगा, वो होगा 100 मार्क्स का। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका गेट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। अब हम समझ लेते हैं गेट लाइफ साइंस के बारे में। तो जो गेट लाइफ साइंस का एग्ज़ाम होता है उसमें क्या, पहला सेक्शन होता है जनरल एप्टीट्यूड का, जो कि कंपलसरी होता है। उसमें आते हैं आपके 10 क्वेश्चन, लेकिन 10 क्वेश्चन के टोटल मार्क्स होते हैं 15 नंबर, 15 मार्क्स। तो पहले जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो 5 मार्क्स के होते हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क। नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 6 से लेकर 10 तक, वो हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 5 क्वेश्चन 10 मार्क, तो 15 नंबर का हो गया आपका जनरल एप्टीट्यूड। उसके बाद दूसरा सेक्शन होता है केमिस्ट्री का, जो कि बहुत कम, वो जो कि कंपलसरी होता है, आपको करना ही करना है, चाहे आप 2 ही क्वेश्चन करके आ जाओ। मैं करके आया था, मैं भी 2 ही क्वेश्चन करके आया था, बट मेरे क्वालिफाई हो गया था। ठीक है, तो केमिस्ट्री का भी कंपलसरी है, लेकिन आपको मिनिमम 1-2 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, जो कि हो जाता है। उसके बाद आते हैं हम, और तो केमिस्ट्री में आपके टोटल आते हैं 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आते हैं। और पहले जो 5 क्वेश्चन होते हैं ना, वो हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, और जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन होते हैं वो हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है, तो पहले 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री में 5 नंबर के, और अगले 10 क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 10 क्वेश्चन हो गए 20 नंबर के, 20 मार्क्स के, तो 25 मार्क्स की केमिस्ट्री आती है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन, जो कि लाइफ साइंस का सेक्शन होता है। तो इसमें आपको 4-5 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी, राइट। इनमें से आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं और इन दोनों सब्जेक्ट्स को अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, कोई सी भी अगर आपने 2 सब्जेक्ट चूज़ कर लिए, जैसे मैंने बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी चूज़ करी थी, तो उसमें से मैं हर एक सेक्शन में आपको आएंगे 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन होंगे। पहले 10 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क के और दूसरे 10 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, तो 30 मार्क्स का एक सेक्शन होता है। और दूसरा सेक्शन जैसे कि बायोकेमिस्ट्री 30 मार्क्स का और माइक्रोबायोलॉजी 30 मार्क्स का, तो 60 मार्क्स यहाँ से हो गए और 40 मार्क्स हो गए आपके पहले 2 सेक्शन से, तो ये हो गया आपका 100 मार्क्स का। और जो आपका टाइम मिलता है उसमें ये मिलता है 3 घंटे का, 3 आवर्स का टाइम मिलता है, जो कि सफिशेंट होता है, राइट। उसके बाद ये थोड़ा स्पेशल एग्ज़ाम ये इसलिए होता है कि इसमें इंडियंस के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, सिंगापुर, इथोपिया और यूएई के कैंडिडेट्स भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और इंडियन की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी करने के लिए, राइट। ये हो गया। अब इसकी फ़ीस की फटाफट बात कर लेते हैं। तो जो कि मेल कैटेगरी है, इसमें मेल फीमेल के बीच में थोड़ी बायसनेस किया है, देखो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेल कैटेगरी जो है, जो कि जनरल और ओबीसी को बिलोंग करती है, वो उसके लिए 1500 का एग्ज़ाम फ़ी है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है। जो SC, ST, फिजिकली डिसेबल्ड और वुमेन कैटेगरीज़ है, ठीक है, उनके लिए 750 का है, ठीक है।
उसके बाद जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं एंड जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि जो दुबई से हैं या सिंगापुर से हैं, दोज हु बिलोंग्स टू दुबई और सिंगापुर, दे विल हैव टू पे $100 ओके फॉर द गेट एग्ज़ाम। एंड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु बिलोंग्स टू कोलंबो, ढाका एंड काठमांडू, दे हैव टू पे $50 फॉर गेट एग्ज़ाम। ओके, तो ये था हमारा एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो मैंने लाइफ साइंस 2020 का क्वेश्चन पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन पेपर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसके बाद हम चलते हैं, तो ये तो हो गए, ये तो जो एग्ज़ाम्स की बात हम कर रहे थे। उसके बाद हम चलते हैं ICMR के बारे में। ठीक है, तो ICMR का जो एग्ज़ाम होता है, ये इसकी अगर मैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बता दूं, जो कि इसका एग्ज़ाम होने वाला था 12 जुलाई को। ठीक है, 3 दिन पहले 12 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन ये कोविड की वजह से अभी इसका एग्ज़ाम टाल दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जब भी गवर्नमेंट की तरफ से इनको नोटिफिकेशन आएगा कि हमने लॉकडाउन पूरी तरीके से खोल दिया, तो उसके 2 महीने बाद ये कंडक्ट कराएगी एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप आराम से जाकर उसको पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है वो देख लेते हैं फटाफट। तो अगर आपने MSc किया या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है आपके पास, जैसे MTech है, ये लाइफ साइंस में, बेसिक साइंस में, बायोमेडिकल साइंस में या बायोटेक्नोलॉजी में, तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। और आपकी डिग्री में MSc MTech में आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 55 मार्क्स, अगर आप जनरल, OBC या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। और आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप SC ST या फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं। राइट, अब आते हैं एज लिमिट। तो इसकी मैक्सिमम एज लिमिट बाकी एग्ज़ाम्स की तरह 28 ईयर्स तक है, और रिलैक्सेशन बाकी एग्ज़ाम्स की तरह ही दिया गया है, जो कि मैंने पहले बताया, जैसे 5 साल SC ST फिजिकली डिसेबल्ड और फीमेल कैंडिडेट्स के केस में, और 3 साल OBC के केस में। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी। अब इसमें जो फेलोशिप मिलती है ना, मतलब इसमें जो फेलोशिप, नंबर ऑफ़ फेलोशिप है बहुत कम है, सिर्फ 150 लोगों को फेलोशिप मिलती है, जिसमें से इसका एग्ज़ाम सिर्फ साइंस वाले और सोशल साइंस वाले दे सकते हैं। तो साइंस वालों को जो फेलोशिप 120 साइंस कैंडिडेट्स को, 150 टोटल नंबर ऑफ फेलोशिप को साइंस वालों को दी जाती है फेलोशिप, और बाकी 30 बच्चे सोशल साइंस वाले होते हैं जिनको ये फेलोशिप दी जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी फ़ीस कितनी होती है। जो ICMR की जो फ़ीस होती है वो 1500 होती है, 1500 होती है जनरल, OBC और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, 1200 होती है SC ST कैंडिडेट्स के लिए, और फिजिकली डिसेबल्ड के लिए इसका फॉर्म बिल्कुल फ्री है। ठीक है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न फटाफट देख लेते हैं। इसका एग्ज़ाम 2 घंटे का होता है और 125 मार्क्स का होता है बस। तो जो पहला सेक्शन होता है, सेक्शन ए, उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का, 1 मार्क का होता है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। और इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आपका चेक किया जाता है आपका साइंटिफिक फिनोमेना अच्छा है कि नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन रिलेटेड टू साइंटिफिक फिनोमेना इन एवरीडे लाइफ यहाँ से पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमन स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स अच्छे से पढ़ के जाएगा अगर आप इसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। उसके बाद आता है सेक्शन B। तो सेक्शन B होता है, सेक्शन C होता है। ठीक है, सेक्शन B लाइफ साइंस, सेक्शन C सोशल साइंस। आपको इसमें से कोई एक ही चूज़ करना होगा। अगर आपने इसमें से कोई एक चूज़ कर लिया तो क्या होगा, आपको हर एक सेक्शन में 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 में से आपको 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, हर एक क्वेश्चन होगा आपका 1 मार्क का। तो 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स। ठीक है, 75 प्लस 50 A में, तो आप क्या हो गया 125 मार्क्स। ठीक है, अब आते हैं कि मिनिमम आपको आपकी डिग्री में, जो आपकी MSc है, MTech है, उसमें आपको मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए। तो वो आपको चाहिए 55% अगर आप जनरल OBC से बिलोंग करते हैं, और 50% अगर आप SC ST या फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं। और जो इसकी एज लिमिट है वो सेम पहले वाले एग्ज़ाम्स की तरह ही है, तो आप उसको अच्छे से देख लीजिए। और इसका जो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये तो वो फेलोशिप ऑर्गेनाइजेशन से जो आपको फेलोशिप देंगे अगर आप इनका एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे। अब मैं जो आपको फेलोशिप प्रोवाइडिंग एजेंसीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है, उसके लिए आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको आपके मास्टर्स में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और वो है DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो कि आपको फेलोशिप देती है। उस पूरा फेलोशिप का नाम है DST इंस्पायर फेलोशिप। राइट, इसके लिए भाई आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी मास्टर्स में टॉप करना पड़ेगा पूरी यूनिवर्सिटी में। मतलब आपको अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप करना पड़ेगा, मतलब सबको पछाड़ना पड़ेगा, सबसे ऊपर आना पड़ेगा, तभी आपको ये फेलोशिप मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं DST इंस्पायर फेलोशिप। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा है नहीं, आप अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप कीजिए। ठीक है, लेकिन मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए।
तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में हैं, अगर आप टॉप कर लेते हैं, लेकिन उस यूनिवर्सिटी में मिनिमम 10 बच्चे होने चाहिए। अगर आप 10 बच्चे होने चाहिए मिनिमम, अगर आप टॉपर हैं। अगर आप 10 से कम बच्चों में टॉप करते हैं, ठीक है, मान लो कि पूरी यूनिवर्सिटी में मिला के आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे एमएससी बायोटेक्नोलॉजी आपकी यूनिवर्सिटी में है, ठीक है, तो आपके उसमें मिनिमम 10 बच्चे होने चाहिए, तब आपको टॉपर माना जाएगा। अगर 10 से कम है, मान लो आपने 8 बच्चों में टॉप किया, तो आपको ये फेलोशिप नहीं दी जाएगी, ठीक है। और अगर आप डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन से पढ़ रहे हैं तब भी, और अगर आप टॉप कर लेते हैं तब भी आपको ये फेलोशिप नहीं दी जाएगी। तो सीधी सी बात, और ये 1000 बच्चों का फेलोशिप दी जाती है हर साल। तो ये थोड़ा आसान फेलोशिप है, आपको बस एमएससी में मेहनत करनी है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप। और हर साल इसका जो अनाउंस होता है वो सितंबर अक्टूबर के अनाउंस इसकी नोटिफिकेशन आती है, ठीक है। तो ये हो गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप डीएसटी के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो अगर आपने टॉप कर लिया है तो आपको जो रैंक सर्टिफिकेट सबमिट करनी होगी डीएसटी में, वो आपको डीएसटी की फॉर्मेट में ही सबमिट करनी होगी, ठीक है। आपको जो यूनिवर्सिटी से मिलेगा ना रैंक सर्टिफिकेट, वो आपका बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा। आपने अगर फॉर्म भर दिया अपनी यूनिवर्सिटी से मिली हुई रैंक सर्टिफिकेट के साथ, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपको अगले साल दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका 1 साल पूरा वेस्ट होगा। ये मेरे एक फ्रेंड के साथ हो चुका है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो आप ये बहुत ध्यान रखना कि आप जो रैंक सर्टिफिकेट अपलोड करो वो डीएसटी के फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि आपको उसकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। अब हम चलते हैं लास्ट फेलोशिप की तरफ, जो कि है RGNF, राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप, ठीक है। तो ये फेलोशिप थोड़ा सा स्पेशल इसलिए है कि ये स्पेशल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को मिलती है, जो कि सिर्फ SC ST को मिलती है। तो अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आप इस फेलोशिप को ले सकते हैं, RGNF फेलोशिप। तो इसमें जो फेलोशिप है वो अराउंड 2000 SC कैंडिडेट्स को ये RGNF फेलोशिप देता है, और अराउंड 700 ST कैंडिडेट्स को RGNF फेलोशिप प्रोवाइड कराता है MPhil या PhD करने के लिए, ठीक है। तो इसका लिंक दे दूंगा मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके RGNF फेलोशिप के बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं और कैसे आप इसको अवेल कर सकते हैं। और आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि इसका नोटिफिकेशन ऐसा कुछ आया है कि अक्टूबर में इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का, लेकिन अप्लाई करने का अभी लिंक जनरेट नहीं किया है। तो अगर आप RGNF की साइट पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर जब उस पर आप क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पे, तो आपको वहाँ पे लिख के आएगा कि फॉर्म विल बी अवेलेबल सून। तो इसका मतलब कि वो अक्टूबर से पहले ही फॉर्म आ जाएगा, इसलिए आप उसको देखते रहिए। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो ये आपको ईजिली फेलोशिप मिल सकती है, ठीक है। तो ये था सारी फेलोशिप्स के बारे में, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और ये वीडियो सबके लिए बहुत ज़रूरी है जो भी PhD करना चाहता है इंडिया से, राइट। तो अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ छोड़ दिया है, या अगर कोई और फेलोशिप है जो PhD के लिए मिल सकती है और मैंने उसके बारे में नहीं बताया, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई करने का। अगर कोई भी डाउट हो आज की वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी PhD करने का प्लान कर रहा है इंडिया से उसके साथ शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं बीच बीच में ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं जिससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और साथ साथ मैं एजुकेशनल वीडियोस बनाता रहता हूं जो कि बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, लाइफ साइंसेज से रिलेटेड होती है, जो कि आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।